हॉस्पिटल्स हैं, सबके पास एंटीजन टेस्ट है। अगर आप कोई मरीज जाता है तो वहाँ कहिए कि आप खुद एंटीजन टेस्ट करिए। एंटीजन टेस्ट के लिए आपको जिला अस्पताल भेजने की ज़रूरत नहीं है। नादरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह साहब। डॉक्टर संजय सिंह साहब एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं यहाँ के। आपने यहाँ मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल शारदा नारायण हॉस्पिटल के नाम से बनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आप इस वक्त चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब ने एक क्लिनिक शुरू की थी मोहम्मदाबाद में कुछ दिनों पहले। तो वहाँ एक ड्रग इंस्पेक्टर ने जाकर वहाँ कुछ FIR इनके किसी जो आदमी वहाँ काम करता था उस पर किया था। डॉक्टर साहब उसको लेकर न्यायालय गए थे और न्यायालय होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो देश के लिए एक नज़ीर बना। और उसी संबंध में बात करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ। डॉक्टर साहब की यूँ तो बड़ी खिदमत हैं। डॉक्टर साहब की खूबी ये भी है कि मैं मऊ में इनके अलावा और कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखता जो इतनी मसरूफियत के बावजूद भी सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले। मगर डॉक्टर संजय सिंह साहब हैं या उनकी फैमिली हैं, फैमिली में जो आपकी मिसेज़ भी डॉक्टर हैं, भाई भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब से आज हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो डॉक्टर साहब की फ्यूचर प्लानिंग भी जानना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत काम करते हैं। आप एजुकेशन के फील्ड में भी काम करते हैं, बिज़नेस में भी आपका कुछ ना कुछ शुरुआत आपने की है। तो आज पहले मुद्दे तो हम ये जानना चाहेंगे, अशोक कुमार वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ, जो एक नज़ीर बना है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो दुकानों पे किस तरह से मेडिकल स्टोर पे जाके कितनी वो जांच कर सकते हैं या कितनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे और डॉक्टर साहब के फ्यूचर प्लान को भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा उसकी डिटेल बताइए, क्योंकि इतना बड़ा फैसला हुआ तो ये फैसला सिर्फ आपके लिए तो हुआ नहीं, आपके स्टाफ के लिए। इस फैसले का लाभ तो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए, चूँकि इंस्पेक्टर राज से तो सभी परेशान हैं। तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इस बात को पूरे देश में पहुँचा सकें। धन्यवाद चेयरमैन साहब। जैसे कि आप भी एक बहुत ही एक सामाजिक और कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं और देश के लिए सबके लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इस मुद्दे को आपने उठाया और हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक हमारा स्टाफ था, जो एक क्लिनिक थी हमारी मोहम्मदाबाद में, उसमें एक इंस्पेक्टर गया और इंस्पेक्टर जाके ही वहाँ पे तुरंत उसने कहा कि नहीं है, इस कर्मचारी को आप दवा गलत रखे हो, आप FIR करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। हमारा इंस्पेक्टर लड़का जो था घबरा गया और उसने कहा कि साहब मुझे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मुझे सर बचाइए। तो मैंने उससे बात किया कि भाई आप FIR मत करिए, उस पर जो लीगल एक्शन है जो भी आप कर सकते हैं करिए, आप उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। वो माना नहीं, उसको मोहम्मदाबाद थाने में FIR कर दिया, अरेस्ट भी कर लिया। मैंने उसको तुरंत वहाँ से गिरफ्तारी कम हटाई वहाँ से, और मैंने हाई कोर्ट में एक मुकदमा कायम किया कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को, आपका क्या अधिकार है कि बिना, ये 2018 की 22 मई की बात है। तो मैं उन्हें तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला कि सर ये मेरा स्टाफ वहाँ था और अभी वो साबित नहीं हुआ कि दवा सही है कि गलत है, आप FIR करके तुरंत उस आदमी को जेल में डाल दिए, और अगर उसका हार्ट फेल हो जाता, लड़का मर जाता, तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेता। तो हाई कोर्ट ने रमेश सिन्हा और दिनेश सिंह की बेंच ने ये फैसला दिया कि कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस को अधिकार नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कि वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या पुलिस FIR कर सकती है। तो उस केस को जब 1 साल बाद फैसला आया तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, पूरा वो डिपार्टमेंट ये बौखला गया, क्योंकि इनकी पूरी पावर जो थी, इसी से ये लोग कमाई करते थे, इसी से ये अपना पैसा बनाते थे। तो ये लोग तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट गए, यूनियन इंडिया वर्सेस अशोक कुमार, फिर केस दाखिल हुआ और सरकार बड़ी ताकत से लड़ी। मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर बना कि डॉक्टर साहब आप मुकदमा वापस ले लीजिए, और ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी ताकत जा रही थी और इसी जो कमाई का धंधा जा रहा था। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को ये फैसला दिया 2 जजेस की बेंच में कि पुलिस अफसर को कोई अरेस्ट करने का इस एक्ट में कोई अधिकार नहीं है और वो ना अरेस्ट कर सकता है, और बस आप जो भी जांच कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जाके अपनी जांच कर सकता है, बैच नंबर चेक कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करना, FIR करने का उनका अधिकार खत्म कर दिया गया। तो इससे अब क्या राहत मिलेगी, जैसे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको, या जो क्लिनिक है या जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उन सब लोगों को किस प्रकार की राहत? ये बहुत बड़ी एक शासनादेश बन गया हिंदुस्तान में। अब कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्लिनिक, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर पे जाके उसकी दवा चेक कर सकते, उसके अधिकार भी बता दिएंगे, आप दवा चेक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आप FIR और अरेस्ट नहीं कर सकते। इससे उनको वंचित किया, क्योंकि इससे लोग डराते थे, जाते थे कि आपको FIR हो जाएगा। अब तो लोग उसमें पैसा देते थे, उसको खिलाते थे। ये धंधा अब ये धंधा खत्म हो जाएगा। अब
इससे पूरे देश को एक राहत मिलेगी कि आप जो व्यवसायी है, जो ड्रग का काम कर रहा है, क्लिनिक पे भी है, वो अपना सुकून से अपना काम कर सकेगा और उसको ये डर नहीं सताएगा कि कोई मुझे FIR कर देगा या पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। आप IMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर साहब, तो आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं और आपसे बड़ी उम्मीदें रखता है समाज भी और हम लोग भी। तो IMA ने अब तक कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई कि 24 आवर्स जो है पेशेंट के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए? ये बात कई बार उठ रही है मगर इसका कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपकी बात बहुत सही है। उसमें कोशिश हमने ये किया कि देखिए IMA में सारे डॉक्टर्स, यहाँ के 36 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के रूप में रजिस्टर्ड हैं। बाकी मोस्टली डॉक्टर्स एक क्लिनिक के रूप में चलाते हैं जिनके पास सारी सुविधा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने खुद ये ऐसे आगे बढ़ के और शारदा नयन हॉस्पिटल ने एक बीड़ा उठाया है और बहुत जल्दी हम यहाँ पे पीडियाट्रिक्स डॉक्टर भी हमारे पास 24 अवेलेबल हो गए। हमने इन हाउस डॉक्टर को रखने का एक प्राविधान बनाया, क्योंकि रात अक्सर दिक्कत क्या होती थी कि रात में कोई डॉक्टर, मरीज़ सीरियस हो तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता था। तो हमारे सारे डॉक्टर, आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, और जल्द ही मैं 1 तारीख से एक 24 और न्यूरो सर्जन भी आपके हॉस्पिटल में ला रहा हूँ। तो मैं पूरी यही कोशिश करता हूँ कि आसपास के लोगों को, मऊ के लोगों को, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ के ये क्षेत्र के लोगों को कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज़ में और ये अवेलेबिलिटी ना हो, या मतलब डॉक्टर ना अवेलेबल हो, उसके वजह से किसी की जान चली जाए, ऐसा ना हो। और सारे बहुत से हॉस्पिटल जो क्लिनिक चलते हैं उनके पास स्टाफ नहीं है, वो सब जगह ये संभव नहीं कि वो सारी व्यवस्था कर पाएँ। उसके लिए हम जैसे फातिमा हॉस्पिटल है, शारदा नयन हॉस्पिटल है, 2-3 जो बड़े हॉस्पिटल है, इन्हीं को आगे आना पड़ेगा। और वो आगे आके तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट अब जैसे हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाएँ, जिससे कि मरीजों को कम से कम आकस्मिक सुविधा के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कोविड का समय चल रहा है, तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब किसी को कोई दिक्कत है तो ये होता है कि कोविड का सैंपल आप टेस्ट करा के आओ। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंटीजन टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने ये अपने शुरू कर दिया है और डेली अब हम अपने इमरजेंसी में भी बता दिए हैं कि आप जैसे वो एंटीजन टेस्ट अवेलेबल करा लिया है, गवर्नमेंट से ले लिया है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि हर जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं सबके पास एंटीजन टेस्ट है। अगर आप कोई मरीज़ जाता है तो वहाँ कहिए कि आप खुद एंटीजन टेस्ट करिए। एंटीजन टेस्ट के लिए आपको जिला अस्पताल भेजने की ज़रूरत नहीं है। और आज हमने खुद कम से कम 8-10 मरीजों का मैंने खुद अपने हॉस्पिटल में एंटीजन टेस्ट किया, और अगर एंटीजन निगेटिव है तो आप उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना है, पॉजिटिव है तो आप भेजिए। और सब हॉस्पिटल ये कर सकते हैं, इसके लिए मरीज को भगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये आती है कि रात को लोग आते हैं और कहते हैं हॉस्पिटल कोई ले नहीं रहा है कि एंटीजन टेस्ट करा के लेके आइए। तो टेस्ट कैसे रात में करावें? तो ये सहूलत आइए, हाँ हमारे यहाँ शुरू हो गई है। हॉस्पिटल शुरू किया है? नहीं, हमें लगता है और लोगों को भी ये CMO साहब ने सबको एक निर्देशित किया है और किट भी दिया है, और उसमें बहुत आसान टेस्ट है। कोई भी, हम तो अपने कई स्टाफ को ट्रेन कर लिया है कि आप नॉर्मल एक आप टेस्ट, जैसे सिंपल टेस्ट है कोई भी कर सकता है, जैसे कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और विडाल टेस्ट करते हैं, उसी तरह टेस्ट है। कोई भी व्यक्ति को, स्टाफ को ट्रेन करके किया जा सकता है। इससे मरीजों को, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। अब कोई मरीज़ सीरियस है, उसको ऑक्सीजन जरूरत है, तो हम अगर कहीं भेजते हैं तो आते आते और सीरियस हो जाता था। तो अब हमने कहा कि उसको ऑक्सीजन लगाइए। बाहर हमने एक ऐसे आइसोलेशन वार्ड बना रखा है जिसमें मरीज़ को रख के तुरंत हम जाँच कर लेते हैं और उसको तुरंत अब उसका इलाज शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वहाँ जिससे सभी इंतजाम बेहतर है, तो लेकिन ये कि आम गरीब आदमी के लिए यहाँ इलाज कराना बहुत मुश्किल है। तो क्या ऐसा भी कुछ इंतजाम आपको है क्या कि कभी अगर कोई बहुत गरीब परेशान आदमी हो? अब देखिए, उसके लिए चेयरमैन साहब हम आपको बताएं, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कोई भी आदमी का इलाज, अगर हमको भी बहुत दुख होता है कि अगर कोई गरीब आदमी है और पैसे का अभाव में इलाज नहीं करा पाता है, तो उसमें 2-3 मदद हम लोग करते हैं। एक तो जैसे हमने अपना खुद का वेलफेयर ट्रस्ट बनाया, जिस ट्रस्ट के माध्यम से हम उसको डोनेट कर सकते हैं। कुछ दवाओं का हमारे पास एक है कि अगर कोई मरीज़ दवा नहीं खरीद पाता तो उसको हम दवाएँ दे दें। कुछ आप जैसे लोग भी बहुत लोग मदद करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब इस मरीज़ को इतनी मदद कर दे। तो ऐसे तमाम समाज के लोग हैं। और आयुष्मान भारत भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो अगर कोई ऐसा मरीज ऐसा आता है कि जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता और उसके पास आयुष्मान कार्ड है, तो आप दीजिए, मैं हम लोग का उसको आयुष्मान कार्ड के तहत भी इलाज करेंगे। और अगर कोई, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में अगर दम नहीं तोड़ना चाहिए। अगर पैसा नहीं है और एकदम अच्छा मैं पैसा उसके पास नहीं है तो उसको मेरे पास भेजिए। हम लोग उसको कहीं ना कहीं आप जैसी संस्थाओं से, लोगों से मिल के, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे मिल के उस व्यक्ति का इलाज कराएंगे और पैसे के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए।
आयुष्मान भारत की बात आपने की, तो आयुष्मान भारत में तो यहाँ हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता। मैंने खुद कई मरतबा कई अस्पतालों में भेजा और हॉस्पिटल के लोग ये कहते हैं कि वो पैसा वहाँ से सेंक्शन नहीं होता, ये सरकार के वहाँ से पैसा आता नहीं, ये दिक्कत है। तो क्या ये देखिए, ये हमारे साथ भी हुआ। हमने शुरू में बहुत तेज़ी से इलाज किया, लेकिन हमारे बहुत से पैसे रुके हुए थे। बाद में उसमें हम लोगों ने जब कोशिश की, जिलाधिकारी से महोदय से मिले, पैसे आए, लेकिन बहुत से काट छाट के आया। और एक तरह से जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उसको ऐसा मतलब महसूस करते हैं जैसे कि पैसा वो दे रहे हैं तो अपने जेब से दे रहे हैं। और हम मरीज़ को फ्री में इलाज करके मरीज़ को घर देते हैं, लेकिन जो पैसा लेने जाते हैं तो वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं उसके लिए अपनी सहूलियत मांगते हैं। कि इस संबंध में क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकार से? क्या मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या जो भी आयुष्मान का काम कर रहे हैं, उनको कम से कम इतनी सहूलियत दें कि उनका जो इलाज करे, हमारा मरीज़ ठीक हो गया चला गया तो मुझे पैसे देने में हरेसमेंट नहीं होना चाहिए कि आपने ये रिपोर्ट नहीं भेजी, ये कागज़। आप जब मरीज़ भर्ती है आप पूरी जांच कर लीजिए, जो सही है। अगर कोई गलत हॉस्पिटल कर रहा है तो उस पर ऊपर कार्रवाई करिए, लेकिन अगर जो सही काम कर रहा है तो उसको सही समय पे पैसे दे दीजिए, जिससे कि आगे उसकी हिम्मत बढ़े कि वो और भी गरीब मरीजों को इलाज करता रहे। और अब धीरे धीरे कुछ इसमें हमने भी देखा है कि पहले से जो बहुत से नई जब आयुष्मान योजना आई थी तो उसके पेपर वर्क बहुत था, उसमें बहुत सी चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन धीरे धीरे अब उसको हम लोग भी समझे और गवर्नमेंट भी समझी, तो अब कुछ उसमें सहूलियत हुई। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 2-4-6 महीने साल भर में अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा उसमें सपोर्ट करे और लोगों को मतलब सहूलियत दे हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आयुष्मान और अच्छे से चला जा सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो बहुत सरकार की बेहतरीन योजना है, लेकिन वो अधिकारियों और जो उस संबंध में जो देखने निगरानी करने वाले जो इदारे हैं उनकी बेहतर व्यवस्था न होने की वजह से वो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद आप रखते हैं कि आगे दिनों में आप इससे मेडिकल से हट के थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ पे भी आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपका कोई स्कूल भी चलता है, तो उसमें क्या प्लान है आपका? जैसे एक हम लोग नर्सिंग कॉलेज भी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, इसीलिए कि लोगों के यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ बड़ा मुश्किल हो जाता मिलना, तो हम लोगों ने एक नर्सिंग कॉलेज ANM GNM और BSc का स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको सरकार उसको पैसा भी देती है, जो उसके शेड्यूल्ड कास्ट के और बैकवर्ड के बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट की वजीफ़े से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं उनसे सबसे अपील करना चाहता हूँ, जिनके बच्चे या बच्चियाँ कुछ पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस समय मेडिकल में ANM GNM का कोर्स उनको कराएं। अब बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी बहुत गवर्नमेंट को डिमांड भी है और आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर की बहुत ज़रूरत है सबको, क्योंकि कोविड काल में सबको पता चल गया कि हेल्थ से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। तो आप अपने बच्चों को बढ़ाइए और बहुत कम पैसे में, और जो भी गवर्नमेंट उसमें वजीफ़ा भी दे रही है तो ऐसा उसका फ़ायदा उठाइए और अपने बच्चों को भेज के उनका। ये कहाँ आपने बनाया है? ये हमारा गढ़वा में शारदा नारायण नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज है। आप पैसा से आगे जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे तीसरा बैच चल रहा है, जिसमें कि ANM GNM और BSc नर्सिंग, इस साल से BSc नर्सिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वो हो गई है, उसकी जांच पड़ताल हो गई है। तो हम चाहते हैं कि वो भी, अगर कोई पैसा, गरीब भी बच्चे हैं, अगर आप उनको पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमसे मदद करें। हम लोग ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो भी हम लोग उनको एग्ज़ाम दिला के उनका सर्टिफिकेट दिला देते हैं। एक बात और डॉक्टर साहब पूछनी थी कि जैसे आप मेडिकल IMA के प्रेसिडेंट हैं, तो कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि जैसे बनारस में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, कि मऊ में भी एक कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल बने जो मऊ वालों के सहयोग से या डॉक्टर्स के सहयोग से चले, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे? ये चेयरमैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप कोई ऐसी जगह जहाँ की कोई हॉस्पिटल ऐसा हो या कोई ऐसी बिल्डिंग हो कि जहाँ पे कि हम उसको रन कर सकते हैं, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग एकदम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसमें कि बहुत 20-30 रुपये में उसकी दवा हो जाए, और मरीज़ जो गरीब बुनकर मरीज़ हैं, जो पैसे के अभाव में नहीं चेकअप करा पाते हैं, उनको हम लोग पूरी अपनी शारदा नारायण हॉस्पिटल की फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से हमारी टीम जाएगी, उसको मैनेज करेगी, आप लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। हम पूरे समाज को सहयोग करके उन लोगों के लिए जो वास्तव में गरीब हैं, उसमें हम आपका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि आप हमेशा बुनकरों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, यहाँ से लेके लखनऊ तक। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि अपनी पूरी टीम को लेके ऐसा कोई मुझे जगह या मुहैया कराएं, तो हम लोग उसको एज ए मेडिकल हॉस्पिटल के रूप में उसको रन करेंगे, और वास्तव में जो गरीब हैं उनके लिए वो सुविधा मिलेगी, जिससे आपको उनकी दुआएँ भी मिलेंगी। नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी डॉक्टर साहब ने काम शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग मेडिकल कॉलेज की एक बात कर रहे हैं, तो शारदा नारायण हॉस्पिटल से ही हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब ये कदम भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब का जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, किसी दिन वहाँ चलेंगे और लोगों को वहाँ के बारे में जो व्यवस्था है उसके बारे में बात की जाएगी, जो वहाँ के मुंतज़िम होंगे, और उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस आपके प्रोजेक्ट के बारे में शहर में लोगों को जानकारी कम है।
तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय सिंह साहब को, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बताया और कई खुशखबरी भी दी। जैसे पहले खुशखबरी तो डॉक्टर साहब ने ये दी कि अब यहाँ जो कोविड का टेस्ट होना है, कोविड के टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट न होने के कारण कोई मरीज़ यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और अब कोविड का एंटीजन टेस्ट यहीं खुद होने लगा है। और दूसरे अस्पतालों में भी ये सुविधा मुझे उम्मीद है कि जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, एक दिक्कत का बड़ा कारण बनता है। दूसरी जो डॉक्टर साहब ने खुशखबरी ये सुनाई कि यहाँ सारे अलग अलग प्रेगनेंसी से लेके हार्ट और सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो यहाँ मौजूद था, मगर जब कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती थी तो कोई न्यूरो नहीं था यहाँ बेहतर डॉक्टर, तो उसका भी इंतजाम डॉक्टर साहब ने कर लिया हो, और उम्मीद ये रखते हैं कि बहुत जल्द वो डॉक्टर भी यहाँ उपलब्ध 1 तारीख से शायद उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसके लिए भी डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। आपने नर्सिंग के सिलसिले में जो स्कूल बनाया है, नर्सिंग स्कूल, उसमें भी बेहतर आपका काम हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है कि आप आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, तो आईएमए का भी कुछ काम यहाँ दिखना चाहिए। आईएमए को भी कोई एक हॉस्पिटल यहाँ बनाया जाना चाहिए ऐसा जो पब्लिक के लिए फ्री हो, उसमें डॉक्टर्स भी शेयर करें और हम जैसे लोग जो समाज में रहते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी शेयर करें। तो एक कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल शहर में बनना चाहिए। और डॉक्टर साहब जब तक आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये काम भी बहुत बेहतर होगा। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारी बातें बताई हैं, और ख़ास तरीके से जो एक बड़ी लड़ाई यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक डॉक्टर साहब ने लड़ी है, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।